हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक प्रॉपर एक ब्रेटन वुड एक जगह है। ठीक है, न्यू हेमिस्फेयर में, यूएसए में। आपको पूरा प्रॉपर पता लगेगा इधर, अभी आगे जैसे पढ़ेंगे। उधर एक अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। उधर कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना था। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ का उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था। अब इधर दो चीज़ें फॉर्म हुई थी, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डब्ल्यूटीओ हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं बात करता हूँ। चलो स्टार्टिंग है, क्यों ज़रूरत पड़ी, नीड के बारे में बात करते हैं। 1945 से पहले क्या होता था, जो मैक्सिमम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था ना, वो बायलैटरल होता था, मतलब कि एक तरफा होता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर इंडिया और अमेरिका ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इन दोनों को ही सुलझना पड़ेगा, और कोई कोई फोरम नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, और वो किस बेसिस पे वो सुलझते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट आफ्टर डैट ये जाना गया, ये पता लगा कि यार ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी कंट्री जब ट्रेड करे तो इनको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर फोरम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर वो जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देखो अब क्या हुआ, बट नाउ देर आर मैनी कोर्ट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच इंक्लूड इन द ट्रांजेक्शन। अब जब वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें प्रॉपर मेंशन करते हैं कि अगर कल को यार हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो बायलैटरल नहीं रहा। अब ये यूनिलैटरल हो गया। अब वो दूसरा बंदा भी सुलझ सकता है। जैसे कि यार कोई भी सिंपल सी बात होगी, अब इंडिया कोई, जैसे समझ लो हम इंडिया में रहते हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उसमें कोई हमारे लगता है कि हमारे राइट्स का खनन हुआ है, तो हम किस में जाते हैं, नेशनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते हैं, फिर स्टेट, फिर नेशनल, ऐसे लेवल चलता है ना। तो इस तरीके से ये बनाया। अब क्या हुआ, दूसरी चीज़, 1945, बिफोर 1945 वर्ल्ड वार टू इज कंटिन्यूइंग एंड दैट causes a tremendous amount of destruction in the economy of many countries, and so to stable the economic condition it came to existence। देखो 1945 से पहले वर्ल्ड वार टू चल रहा था। ठीक है, सबको पता है। इसके कारण क्या हुआ, बहुत गंदा विध्वंस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। मैनी पावरफुल कंट्रीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन दैट वर्ल्ड वार टू। ठीक है, अब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक स्थिरता लाने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये चीज़ बनी, ये अग्रीमेंट का लाना ज़रूरी था। तीसरी होगी करेंसी स्टेबिलिटी। अब करेंसी स्टेबिलिटी का मतलब आपको सिंपल सा बताऊँ तो फॉरेन एक्सचेंज, आप जानते हो फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। जब एक इंडियन करेंसी इज इक्वल टू, जैसे एक डॉलर के अंदर हम कितने करेंसी ले सकते हैं इंडियन की, 72 75। अब ये डिफरेंस करता है। ठीक है, अगर ये आज 72 है, कल को 90 हो जाए, फिर 50 हो जाए, ये क्या मतलब, ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ी। सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेड की बात कर रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, हर छोटी सी बड़ी चीज़ जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये जो भी प्रॉपर वर्क कर रही है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बुरा या बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाई। इन जुलाई 1944 इन यूएसए न्यू हेमिस्फेयर देयर इज़ अ प्लेस ब्रेटन वुड्स where its conference takes place, having an objective of creation to a new monetary organization। ठीक है, एंड कंट्रीज इंडिया। देखो सिंपल सी बात है भैया, 1944 में आया, न्यू हेमिस्फायर जगह थी। ठीक है, ब्रेटन वुड एक जगह थी न्यू हेमिस्फायर के अंदर, जहाँ पर ये प्लेस किया, ये ऑब्जेक्टिव बना कि हमने सोचा कंट्रीज़ ने कि हमें एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि प्रॉपर मॉनेटरी के ऊपर बेस करे, उसकी एक प्रॉपर मॉनेटरी की पॉलिसीज हो। ठीक है, 44 कंट्रीज़ में पार्ट लिया इसने। इंडिया के जो आरबीआई के गवर्नर थे उस टाइम के, देशमुख, वो भी पार्ट लिए थे। अब इसमें क्या हुआ, दो बंदे थे जो मेन थे, मैं कहूँगा की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, मेन पर्सन्स, जिनका ये दिमाग चला जब सारा रचा, हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्स। जो ये डेक्स्टर वाइट थे, ये अमेरिकन स्टेट ऑफ मिनिस्टर थे, ये इंग्लैंड के इकोनॉमिक्स थे, जो केन्स, जॉन केन्स। एक्सचेंज, अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, भैया हमें एक्सचेंज रेट स्टेबल करनी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, तो भैया हमें ब्रेटन वुड को लाना पड़ेगा। ब्रेटन वुड आया अग्रीमेंट, ब्रेटन वुड तो प्लेस का नाम था इसलिए ब्रेटन वुड अग्रीमेंट कर दिया। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, वो अभी भी चल रही है, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या है इसका, ब्रेटन वुड का, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल।
अब बेसिकली बात करते हैं कि क्या होता था। अब जैसे कि हम मानते हैं कि हमें पता है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है बहुत पावरफुल है। तो इन्होंने क्या कहा कि करेंसीज को ना गोल्ड के पैरेलल रख लो। पहले गोल्ड में चलता था ज़्यादा गेम, हमें पता गोल्ड पैरिटी का गेम चलता था। पहले गोल्ड में चलता था, जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड है उसके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। सिंपल सी बात है, गोल्ड मीन्स ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कोई करेंसी की बात नहीं होती थी। लेकिन अब जब आई तो एक करेंसी को बेस मानना पड़ा। इन्होंने क्या माना? डॉलर को बेस माना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका थी। यूएसए का $1 छाप सकता है 0.88 ग्राम्स गोल्ड। इसका मतलब क्या है? अगर यूएसए का जो $1 है ना, उसकी वैल्यू रखी गई 0.88 ग्राम्स गोल्ड। मतलब मैंने बोला कि अगर इंडिया के पास $1 की करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो डैट मीन्स 0.88 ग्राम गोल्ड है। ये इन्होंने बेस मान के करा काम। पहले गोल्ड ही होता था, लेकिन गोल्ड सबको पता है यार फिक्स नेचर में होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अनगिनत है, लिमिटेड है ना, लिमिटेड रिसोर्स है। तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो गया। अब किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम कर जाती है। अगर इसमें किसी ने बोला है कि अगर इकोनॉमी में कोई कल को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो दूसरे देशों से गोल्ड ले सकता है। ये बनाया गया था कि वो उसको ओब्लिगेशन है उसकी कि वो दूसरे कंट्री से लोग गोल्ड लेगा और उनको अपनी फॉरेन एक्सचेंज जो भी करेंसी है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ यार, देखो पावरफुल तो पावरफुल है, लेकिन कंडीशन सबके लिए सेम नहीं रहती हर टाइम। यूएसए और वियतनाम का वार हुआ। वियतनाम कुछ ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन दोनों की इकोनॉमी ख़राब हो गई। ये बहुत टाइम पहले की बात है, 1945 समथिंग की बात है, बहुत पुरानी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी ख़राब हुई, डॉलर की वैल्यू गिरी। अब जब कोई भी चीज़ कम होती है तो लोग क्या करते हैं, उसको सेल करना, खरीदते हैं या सेल करते हैं। गिर रही है इसका मतलब क्या, लोग उसको बेच रहे हैं, इसलिए पैसे गिर रहे हैं उसके। अब क्या हुआ, फ्रांस कहता था कि मुझे अपने गोल्ड वापस चाहिए। यूएसए के पास तो ओब्लिगेशन है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब लेकिन यूएसए के पास गोल्ड है ही नहीं। अब यूएसए क्या करे, अब फंस गया उसमें। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट रिचर्ड माइथन माइथोस निक्सन ने क्या कहा 1971 में कि ब्रेटन वुड को ख़त्म कर दो। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम को ख़त्म कर दो। ये जो सिस्टम था ये पूरा का पूरा बेस करता था गोल्ड के ऊपर। गोल्ड और डॉलर को उसने लिंक किया था। ठीक है, गोल्ड के बदले डॉलर, डॉलर के बदले गोल्ड। लेकिन जब वियतनाम का वॉर हुआ तो अमेरिका के पास इतना गोल्ड था ही नहीं। लेकिन जब मांगने आया फ्रांस गोल्ड, तो फ्रांस को कैसे दे देगा वो गोल्ड जब उसके पास खुद के पास नहीं है गोल्ड। तो 1971 में ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रेटन वुड सिस्टम को नहीं मानते। ठीक है। फिर सऊदी अरब वॉर हुआ। ठीक है, जिसमें कि इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय होगी सऊदी अरब की। अब इकोनॉमी को सही करने के लिए तेल को कम समय में बेचना था उनको। ठीक है। तो क्या हुआ, अमेरिका ने सऊदी अरब से मिल जाता है, अमेरिका क्या करता है फिर, और सऊदी अरेबिया अपने तेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को देता है। जिनके कंट्री के पास डॉलर थे उन्होंने तेल खरीदना शुरू करा। इससे क्या हुआ, तब तो उनकी जो इकोनॉमिक थी वो स्थिरता पे आई। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, पेमेंट इन द डॉलर वैल्यू इंक्रीजेज। एंड आज भी पेमेंट डॉलर में की जाती है। देखो सिंपल सी बात बोली, लास्ट में क्या बोला इसने, इकोनॉमी ख़राब थी, वॉर हुआ। ठीक है, इसराइल का वॉर हुआ सऊदी अरब से, सऊदी अरब में तेल ज़्यादा अच्छा है। तो सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर क्या किया, उसको सुरक्षा की दे दी अपनी। अब सऊदी अरब को ये पता था कि अगर हम कम समय पे अपना तेल बेच सकते हैं तो हमें प्रॉफिट अर्न होगा और हमारी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। ऐसे ही हुआ। अब जो उसके पेमेंट का मोड था ना, वो डॉलर बेसिस पे था। तो लोगों ने, कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री जब तेल परचेज करती थी वो डॉलर में पेमेंट करती थी। इससे क्या हो, डॉलर की वैल्यू अप हुई। और आज के टाइम में भी ये वर्क कर रहा है। जब हम देखते आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, ये इसी के बेस है। आईएमएफ बेसिकली इसी का बेस है, डब्ल्यूटीओ एक अलग चीज़ हो गया, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है में ब्रेक कि फ्री अग्रीमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताता है वो। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। डब्ल्यूटीओ के बारे में मैंने, मेरे ख्याल से मैंने बता दी वीडियो। अगर नहीं बताएगी तो मैं एक बार चेक करके फिर बना दूंगा, या आईएमएफ के बारे में बना दी शायद। तो ये मैं दोनों में कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, बाकी दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेन बोर्ड सिस्टम जो था क्यों बनाया गया। हमको प्रॉपर बताना पड़ेगा किस लिए क्या है। अब पूरे ऊपर से देख सकते हो कि ये किस लिए बनाया गया, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर कि कौन कौन से प्लेयर्स थे इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुए। ठीक है, इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई दो। आज के टाइम में ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लेकिन ब्रेटन वुड सिस्टम खुद ही खत्म हो गया, क्योंकि ये डॉलर और
जो गोल्ड था उसको लिंक करता था। चलो डॉलर तो सही है, इंसान छाप सकता है नोट, लेकिन गोल्ड कैसे छापेगा यार। वियतनाम वार के बाद तो अमेरिका की बुरी हालत हो गई थी, उसके पास गोल्ड ही नहीं था, लेकिन उसको ऑब्लिगेशन थी अगर गोल्ड कोई देगा तो तुम्हें करेंसी देनी पड़ेगी, मतलब कि एक्सचेंज कर सकते हो आप। जब फ्रांस ने गोल्ड मांगा तो उसके पास तो गोल्ड था ही नहीं, तो वो कैसे देता। तो 1971 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है।